ठीक है, ओके फाइन। फ्रिक्शन थोड़ा बहुत याद है ना सिद्धार्थ? फ्रिक्शन क्या होता है? ऑपोजिंग फोर्स टू द फोर्स, मतलब देखो फ्रिक्शन क्या है बेसिकली? फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, राइट? एकदम सीधा सीधा देसी टाइप में बोले तो अगर दो सरफेसेस एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस का घिस रहा है या घिसने का टेंडेंसी है, बात समझ में मैंने क्या कहा? घिसना और घिसने का टेंडेंसी दोनों अगर है तो दोनों सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन आएगा, ठीक है? और ये फ्रिक्शन का मेन मोटिव क्या है? व्हाट इज इट्स एम इन लाइफ? वो चाहेगा कि दोनों सरफेसेस हमेशा एक साथ मूव करें। मतलब बोला जाए तो दोनों सरफेसेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन क्या होगा? नहीं होगा। मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या करना चाहता है? वो सेम करना चाहता है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन कब एक्टिव होता है? ये तब एक्टिव होगा अगर दोनों सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो या टेंडेंसी हो, एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस अगर स्लाइड कर रहा हो, और वो फ्रिक्शन एक्ट करके करना क्या चाहता है? उस रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है, दोनों सरफेसेस को एक साथ मूव कराना चाहता है। इज दैट क्लियर? ओके। जिस तरीके से दो सॉलिड सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन लगता है अगर रिलेटिव मोशन होता है, तो सिमिलरली अगर हम किसी लिक्विड के बारे में बात करें और अगर वो लिक्विड फ्लो कर रहा है, इफ इट इज फ्लोइंग, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल फ्लूइड, बिकॉज इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आइडियल फ्लूइड को लेकर डिस्कस किया था। हमने तब बोला था कि भाई दो सरफेसेस के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। हमने तब ये भी कहा था कि लिक्विड क्या इनकम्प्रेसिबल है। अभी का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल फ्लूइड्स, जो रियलिटी में होता है। इज दैट क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक सॉलिड सरफेसेस या दो सॉलिड सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होने से फ्रिक्शन एक्ट करता है, सिमिलरली जब लिक्विड फ्लो करता है, और हमेशा मैंने तुम लोगों को लिक्विड के फ्लो को लेयर बाय लेयर इमेजिन करने बोला है। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, राइट? जब ये पूरा लेयर बाय लेयर मूव करता है, अगर इन दोनों लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन है तो इनके बीच भी एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जस्ट लाइक इन केस ऑफ सॉलिड्स। There is not friction exactly, but the behavior is exactly like friction. मैं तुमको इस ड्राई फ्रिक्शन एंड वेट फ्रिक्शन के बीच का सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों बताऊंगा। वेट फ्रिक्शन कोई टर्म नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में लिख के मत आना, ठीक ना? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो कहानी ऐसा है कि ये क्या है? पानी तो दिख रहा है, बट दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। क्रॉस सेक्शनल व्यू, ऐसे देख रहे हो, साइड से देख रहे हो। और ये एक नाव है जो कि विनोड वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और ये क्या है? दिस इज द बॉटम ऑफ द रिवर, जमीन। इज दैट क्लियर? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, एक बात तुमको बता के रखना चाहूँगा कि पहले भी बता चुका हूँ कि एक सॉलिड एंड एक लिक्विड के बीच अगर कॉन्टैक्ट होता है, उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है, जो विस्कोसिटी होता है, बोल दिया क्या वर्ड? विस्कोसिटी। अच्छा, अभी फ़िलहाल फ्रिक्शन से काम चलाते हैं, बोलने वाला था, निकल गया मुझसे। तो क्या है कि वो जो सॉलिड सरफेस है और जो लिक्विड सरफेस है, जब ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि इन दोनों के बीच कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। मतलब मुझे पता है कि तुमको समझ में नहीं आया कि अगर ये बोट है और बोट के साथ जो लेयर ऑफ लिक्विड इमीडिएट कांटेक्ट में है, तो बोट और उस लेयर के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बिकॉज उनके बीच का जो फ्रिक्शन है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू स्टॉप रिलेटिव मोशन। इसका मतलब ये है कि बोट अगर वी नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, बोट के साथ जो पानी का लेयर इमीडिएट कांटेक्ट में है वो भी वी नॉट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। सर आपको कैसे पता? मेरे को नहीं पता, इट हैज़ बिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कि सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का जो कांटेक्ट होता है उनके बीच रिलेटिव मोशन होता नहीं है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो दोनों सरफेसेस हमेशा एक साथ ही मूव करता है। डू एग्री विद दिस? फिर से बोलूँ, एक सॉलिड सरफेस और एक लिक्विड सरफेस के बीच अगर कोई कांटेक्ट है तो ये दोनों सरफेसेस हमेशा एक साथ मूव करेंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो। अगर फ्रिक्शन होता है तो रियल फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात समझ में आया? ओके फाइन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा। वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम क्या है? मैं अलग अलग लेयर के जो वेलोसिटीज़ है उसको एरो से रिप्रेजेंट करूँगा। किससे रिप्रेजेंट करूँगा? एरो से। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है जो कि बोट के साथ इमीडिएट कॉन्टैक्ट में है, बोट अगर वी नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, मैंने ये कहा कि वो लेयर भी वी नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, तो उसके वेलोसिटी को मैं ऐसा
वी नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। डू एग्री विद दिस? पक्का? ओके, तो हमने टॉप मोस्ट लेयर का कहानी बता दिया। अभी हम कहाँ जाएंगे? बॉटम मोस्ट लेयर, राइट? एंड व्हाट इज द बॉटम मोस्ट लेयर? लिक्विड का जो ये बॉटम मोस्ट लेयर है वो जमीन के साथ कांटेक्ट में है। डू एग्री विद दिस? जमीन सॉलिड, उसके ऊपर का लिक्विड। मैंने क्या बताया? दोनों सरफेसेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। अभी जमीन जो है वो तो रेस्ट में है, राइट? एंड जमीन और इसके जस्ट ऊपर जो लेयर ऑफ लिक्विड है जो कि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, उनके बीच इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि वो ज़मीन जो है ऊपर वाले लेयर को मूव करने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। ज़मीन और उसके इमीडिएट कांटेक्ट में जो लेयर ऑफ लिक्विड है दोनों रेस्ट में ही रहेगा, उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? देखो ऊपर मैंने जो कंसेप्ट बताया नीचे भी वही कंसेप्ट यूज़ किया। ऊपर सॉलिड का वेलोसिटी एंड लिक्विड का वेलोसिटी क्या है? सेम। नीचे भी सॉलिड एंड लिक्विड का वेलोसिटी क्या है? सेम। नीचे सॉलिड का वेलोसिटी 0 है तो लिक्विड का इमीडिएट कांटेक्ट में सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में लेयर था उसका भी वेलोसिटी सेम 0 0। यहाँ पर बोट वो भी सॉलिड, ये V0 है तो ये भी क्या होगा? V0 होगा। सो यू ऑल एग्री। तो इस लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया। इज दैट क्लियर? टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर V0 है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का अगर 0 है, वी विल ऑल एग्री दैट एज वी मूव अप velocity will keep on increasing. Do you agree with this? क्योंकि इसका अगर V0 है, इसका अगर 0 है, फिर से कह रहा हूँ अगर हम ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स इसका अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट और थोड़ा डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करते 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 फाइनली जब वो ग्राउंड तक पहुँचेगा वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? पक्का? समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ। इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? पानी में, जब दो लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन हो तो। दैट इज द रीजन एक रुके हुए पानी में, एक कंटेनर में जो पानी है जो कि चुपचाप अपने जगह पर बैठा हुआ है, जो कि मूव नहीं कर रहा है, उसमें कोई विस्कोसिटी फोर्स, उसमें कोई इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। चलो मैं बोल ही देता हूँ। इसी फ्रिक्शनल फोर्स का नाम इन केस ऑफ लिक्विड क्या बोलते हैं? हम विस्कस फोर्सेस बोलते हैं। विस्कस फोर्सेस, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी। फोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्सेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? what does this viscous force do? It is the property of the liquid due to which the layers which are having relative motion with respect to each other apply internal frictional force on each other to stop the relative motion. This property of the liquid is called as what? Viscosity, and the force is called as what? Viscous force. समझ में? विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। इज दैट क्लियर? ओके, बार बार मेरे मुंह में आ ही रहा था तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है? सो ये 0 वेलोसिटी, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? अभी नंबर्स के टर्म्स में थोड़ा इमेजिन करो, समझ में आएगा। लेट अस से V0 का वैल्यू 100 लिया, इसका वैल्यू सोचो 80 होगा, इसका वैल्यू 70, 60, 50, जस्ट कुछ नंबर्स लिया मैंने। डू एग्री विद दिस? वी ऑल एग्री कि ऐसा ही कुछ होगा? समझ में आया? मुझे लगता है नंबर्स के टर्म्स में समझना आसान होता है, इसलिए मैंने नंबर्स लिया। 100 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट लेयर का 80, नेक्स्ट लेयर का 70, नेक्स्ट लेयर का 60। नाउ एज वी हैव ऑल एग्रीड कि वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा दिखता है, वी शैल ऑल एग्री कि दोनों लेयर्स के बीच देयर इज रिलेटिव मोशन, बिकॉज ऊपर वाला 100 से मूव कर रहा है, नीचे वाला 80 से मूव कर रहा है। बोलो ना भाई। अगर ये वाला लेयर 80 से मूव कर रहा है तो नीचे वाला लेयर 70 से मूव कर रहा है, सो इन दोनों लेयर के बीच भी क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। इन दोनों लेयर्स के बीच भी क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। दैट मीन्स हर दो एडजेसेंट लेयर के बीच देयर इज रिलेटिव मोशन। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स हर दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं, वो लगेगा। और तुम फ्रिक्शन को जैसे लगाते हो यहाँ पर भी तुम विस्कस फोर्स को वैसे ही लगाओगे। फ्रिक्शन हम कैसे लगाते हैं? एक सरफेस को पूछते हैं कि भाई साहब तुम ये बताओ कि दूसरा सरफेस किधर जा रहा है, तो बोलेगा सर वो तो आगे जा रहा है। तुम किधर फ्रिक्शन लगाओगे? पीछे। इसी को तो कहते हैं हम रिलेटिव मोशन। किसी एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस किधर मूव करता हुआ दिख रहा है, उस मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक, अभी अगर मैं इस सेकंड वाले लेयर को पूछूं कि भाई तुझे ना ऊपर वाला लेयर किधर जाते हुए दिख रहा है, ये बोलेगा सर वो ऊपर वाला लेयर तो आगे जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगा? पीछे। इन माय न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर नीचे वाले लेयर ने ऊपर वाले लेयर पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाया तो ऊपर वाला नीचे वाले पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा। देखो फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? फ्रिक्शन 100 को डिक्रीज कराना चाहता है और 80 को बढ़ाना चाहता है। क्यों? ताकि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए।
पहले भी डिस्कस किया था ये सब चीज़ें। फ्रिक्शन का इंटेंशन हमेशा यही होता है कि दोनों सरफेसेस का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। दैट इज़ द रीज़न कि तुमको अगर मैं स्विमिंग पूल में उतर के चलने बोलता हूँ, इफ़ यू वॉक इन ए स्विमिंग पूल, और हवा में अगर हम चलते हैं तो स्विमिंग पूल में चलना ज़्यादा मुश्किल होता है और हवा में चलना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? बिकॉज व्हेन यू वॉक इन एयर, क्या वो तुम पे कोई फोर्स, एयर भी फ्लूइड है पता है ना, तो वो भी तुम पे क्या लगाता है, विस्कस फोर्स लगाता है। अरे भाई रॉकेट कभी स्पेस से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, मूवीज़ में देखा है, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है जब वो एंटर करता है, क्या लगता है उस पर, विस्कस फोर्स लगता है। डेफिनेटली वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। वो रॉकेट इतना स्पीड से एंटर करता है, रिलेटिव मोशन इतना ज़्यादा होता है कि फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, पूरा लाल हो जाता है। लेकिन हम उतना स्पीड से ट्रैवल नहीं करते जब हवा में चलते हैं। लेकिन अगर हवा में चलते जो कि एक फ्लूइड है, वो भी हम पे एक विस्कस फोर्स लगाता है। जब हम पानी में चलते हैं, वो भी लिक्विड है, वो भी फ्लूइड है, वो भी हम पे क्या लगाता है, विस्कस फोर्स लगाता है। एंड इन दिस केस पानी का विस्कस फोर्स हवा से क्या ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न अगर मैं स्विमिंग पूल में उतर के, जिसमें पानी हो, उसमें अगर चलने बोलूँ तुमको डिफ़िकल्टी फील होगा, बिकॉज तुम पे विस्कस फोर्स जो लग रहा होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तुम्हारे पास एक चाय का कप है, तुमने चीनी मिलाने के लिए एक स्पून लिया, एंड यू रोटेट इट एंड यू देन लीव इट। क्या वो ज़िंदगी भर गोल घूमते रहेगा? रुकेगा ना। क्यों रुकेगा? बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स के बीच क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एंड फ्रिक्शनल फोर्स फाइनली क्या करता है, एनर्जी के टर्म्स में सोचो, एनर्जी डिसिपेट करेगा ही नहीं करेगा। फाइनली वो जो लिक्विड को तुमने घोलने के लिए जितना एनर्जी दिया था एक्सटर्नल एजेंट ने, वो सारा एनर्जी फ्रिक्शन क्या कर लेगा, निकाल लेगा। फ्रिक्शन इन दिस केस इज कॉल्ड एज व्हाट, विस्कस फोर्सेस। तो विस्कस फोर्स क्या करेगा, उसको निकाल लेगा पूरा एनर्जी। वो फाइनली क्या कर जाएगा, और रुक जाएगा, बिकॉज जो कप का सरफेस है वो रेस्ट में है। बात समझ में आता ही नहीं आता? एग्जैक्टली। तो लिक्विड का सरफेस भी क्या होगा, रेस्ट में ही आना चाहेगा फाइनली। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर तुम लोग कभी कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो तो ठंडे दिनों में वो निकलता नहीं है, क्या करते हो, गरम करते। गरम करने से निकलना आराम से फ्लो करना चालू करता है। ऐसा क्यों? पहले फ्लो करना इतना मुश्किल था, निकलता ही नहीं था, फिर फ्लो करना क्यों चालू करता है, इसके बारे में आगे जाके बताऊंगा। कि जब तुम उसको गर्म करते हो ना, उसका विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाता है। जब रास्ते में तार बिछाते हैं, बिटुमेन ब्लैक कलर का, देखा कभी पुराने दिनों में? आजकल तो डायरेक्ट, पहले दिनों में क्या करते, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते थे, उसमें तार होता था, उसको जला के नीचे से गर्म करते थे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता था, उसके बाद रास्ते में डालते थे। वो ब्लैक कलर का जो लिक्विड है, कभी नहीं देखा तुमने? इतना बड़ा जनरेशन गैप तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो उसमें भी क्या है, उसमें भी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्म करने से विस्कोसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फ्लो बहुत आसान हो जाता है। समझ में आया? तुमने टेबल पे एक तरफ पानी गिराया, एक तरफ पानी गिराया, दोनों फ्लो करना चालू करेगा, कौन पहले रुकेगा? क्यों? बिकॉज उसके लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, वो उसको रोक देगा फाइनली। लेकिन पानी के लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन क्या कम है, तो बहुत आगे तक जाएगा। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पक्का अंकिता है ना? क्लियर है ना? कोई डाउट? श्योर? विस्कोसिटी का फील आ रहा है? जस्ट लाइक फ्रिक्शन बट नॉट फ्रिक्शन, ठीक है? सो ये हमको समझ में आ गया। ओके फाइन। तो ये जो फ्रिक्शंस है ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन रोकना चाहता है। ध्यान से सुनना, अगर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगाता तो फाइनली लिक्विड रुक जाएगा। चाय के कप में अगर तुम उसको घोल के छोड़ दोगे तो रोटेट करते करते फाइनली रुक जाएगा। तो अगर तुमको किसी लिक्विड को पाइप के थ्रू फ्लो करवाना है या रिवर अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा। अपने आप विस्कस फोर्स को ओवरकम करके कोई लिक्विड फ्लो नहीं कर पाएगा। There is the necessity of external agent, external force, जो इस फ्लो को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, जो इस विस्कस फोर्सेस को क्या करेगा, ओवरकम करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा विस्कस फोर्स को, और फ्लो को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। ये तो फ्लो तो रुक जाएगा, हनी रुक गया था ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? लेकिन उसी टेबल को तुम टिल्ट कर दो तो क्या होगा, वो फ्लो करेगा ही नहीं करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज mg का सपोर्ट मिलता है उसको। तो फ्लो अगर मेंटेन करना है तो एक्सटर्नल एजेंट को उस पर काम करना पड़ेगा, इस ड्रैग फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। ड्रैग मतलब विस्कोसिटी, समझ में आया? तो ये तो हो गया इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन। क्वालिटेटिव मतलब इसके नेचर के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन फिजिक्स में हम
सिर्फ क्वालिटेटिव डिस्कशन नहीं करते, क्वांटिटेटिव डिस्कशन भी करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि सर ये सारा कहानी तो समझ में आ गया, बट हम इस क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे? बात समझ में आता ही नहीं आता। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सेकंड चैप्टर याद है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर ढंग से पढ़ा होगा तो उसका फिजिक्स का फिलोसफी ये है। इनफैक्ट अगर तुमको किसी चीज़ को स्टडी करना है तो सिर्फ उसका क्वालिटी जानने से नहीं होगा, उसका क्वांटिटी कैसे मेजर करना पड़ता है, मेजर करना फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसको मेजर कैसे करें। और इसका जो मेजरमेंट है, इसका स्टडी न्यूटन ने किया था और उसने कुछ ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम एक विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई कुछ पूछना चाहता है? अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, मैं फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सॉलिड के साथ जो लिक्विड का सरफेस कांटेक्ट में रहता है वो हमेशा, उन दोनों के बीच हमेशा कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, राइट? अगर विस्कस फोर्सेस है लिक्विड में और उसके फ्लो को मेंटेन करना है तो उसकी फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का होना ज़रूरी है, नहीं तो फ्लो रुक जाएगा फाइनली। अच्छा, विस्कस फोर्सेस कब लगता है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, एंड इन दिस केस यस देयर इज अ रिलेटिव मोशन, so there will be viscous forces acting just like friction। viscous force क्या करना चाहता है? relative motion को रोकना चाहता है, ठीक है? so ये था अब तक का डिस्कशन, राइट? अभी न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि लेयर 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 है। इज दैट क्लियर? तो विस्कस फोर्स जो होगा, मैं अगर F से रिप्रेजेंट करता हूं, F that is directly proportional to A, that is area of contact। किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कितना एरिया, कितना लेयर ऑफ लिक्विड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। जितना ज़्यादा कांटेक्ट में होगा विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? दैट इज़ द रीज़न जब स्पोर्ट्स का डिज़ाइन करते हैं ना, उनके एरोडायनेमिक्स में बहुत ध्यान दिया जाता है। ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि उस पर ड्रैग फोर्स कम लगे, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो पहली बात क्या है कि जो विस्कस फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांटेक्ट एरिया। जितना ज़्यादा एरिया लेयर्स का कांटेक्ट में रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? विस्कस फोर्स होगा। बात समझ में आया? अभी कभी अगर तुम लोगों ने स्विमिंग का क्लासेस लिया है किसी ने? मैंने लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन जब हम लोग स्विम करते हैं तो बोला जाता है ना, व्हेन यू पुट योर हैंड्स इनसाइड द लिक्विड ना, तो ऐसे करके कभी नहीं गिराना, ऐसे करके गिराना पड़ता है। जस्ट पुट इट दिस वे। नहीं, गिरने के बारे में नहीं करा, मैं पुट नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉलिंग ऑन। ओए इधर सुनो, वो गिरने का फंडा अलग है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। व्हेन वी बेसिकली स्विम, व्हेन यू पुट अवर हैंड, सिद्धार्थ इस दुनिया में प्लीज, इसको याद है, अभी भी सो रहा है। पूरा एक हफ्ता मिला था ना सोने का। इधर सुनो, इधर इधर इधर। जब हम स्विम करते तो हाथ को कैसे करते? ऐसे अंदर की तरफ पुश करते ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे हमारे हाथों पे, राइट? एंड वी कैन इजीली स्विम। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा ये देखा गया, मैं बताता हूँ, टॉक अबाउट दिस बिफोर आई टॉक अबाउट कि ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी नेक्स्ट कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। आयुष शांति से बैठ। मैं तुमको एक टर्म के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, एंड द टर्म इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, नाम का मतलब क्या? देखो यहाँ, देखो यहाँ देखो, लेट अस से यहाँ से y हाइट पे ये जो लेयर है इसका वेलोसिटी v है। डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस? और अगर मैं फर्दर dy डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ, वेलोसिटी का वैल्यू v प्लस dv होता है। So can I say dv is the amount of change in velocity when the change in height is dy? Right? So velocity gradient is nothing but dv by dy. Change in velocity with respect to height. तुम जितना ऊपर जाओगे और velocity किस रेट से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। Try to understand. This is called as velocity gradient. y के रेस्पेक्ट में v कैसा चेंज हो रहा है? खुद सोच के देखो. What does it actually mean?
y के रिस्पेक्ट में v कितना चेंज हो रहा है। dv/dy अगर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, अगर dv/dy का वैल्यू बड़ा वैल्यू एक आता है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज रैपिडली चेंजिंग। ये अगर 10 है तो नेक्स्ट वाला 50 होगा, नेक्स्ट वाला 100 हो जाएगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। बात को समझो, ये लेयर अगर 10 है, दूसरे वाले लेयर का वेलोसिटी अगर 12 है तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये लेयर का 10 है और इस लेयर का 50 हुआ तो dv/dy का वैल्यू कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 40 आ गया, 50/10 राइट, तो सेकेंड केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होने का मतलब है कि लेयर्स के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है या रिलेटिव मोशन है वो बहुत ज़्यादा है। नहीं आया समझ में, मतलब y के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा चेंज हो रहा है मतलब एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरे लेयर का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होगा, न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स लगता है। आया समझ में, वेलोसिटी जितना रैपिडली चेंज होगा, ये अगर 0 है और ये अगर 100 है, ये अगर 0 हुआ और ये अगर 1000 हुआ, किस केस का वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, सेकंड केस का वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, बिकॉज उतने ही हाइट में वेलोसिटी 0 से 1000 तक बदल जा रहा है। और से पहले वाले केस में उतने ही हाइट में वेलोसिटी 0 से सिर्फ 100 तक ही बदल रहा था। तो सेकंड केस में वेलोसिटी चेंज किया बहुत रैपिड, इसका मतलब ये कि 0, 50, 100, 200 ऐसे करके जाएगा। मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर तक अगर जंप करोगे तो वेलोसिटी का बहुत बड़ा सा चेंज आएगा, मतलब उन दोनों लेयर्स के बीच का रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा है। इज दैट क्लियर। और इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसी को हम क्या बुलाते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dy। इट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स द एक्सटेंट और द इंटेंसिटी ऑफ रिलेटिव मोशन। जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। इज दैट क्लियर। एंड फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है, F प्रोपोर्शनल टू A dv/dy। एंड वी ऑल नो कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो कांस्टेंट एक आ जाएगा, F इक्वल टू ईटा A dv/dy। इसके आगे कभी कभी माइनस साइन भी हम पुट करते हैं। ये जो ईटा है दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट्स अ कांस्टेंट। ईटा को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए क्या है, ये एक कांस्टेंट है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो विस्कस फोर्स है ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। बात समझ में आया, माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है। किसी को कोई डाउट, पक्का समझ में आया, ओके फाइन। फिलहाल यहाँ तक लिखो, देन वी मूव ऑन, आगे बढ़े। ओके, विस्कोसिटी समझ में आ गया। लेकिन मैंने कहा था कि विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम फ्रिक्शन का हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली सेम है कहानी उसका। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बिटवीन फ्रिक्शन, राइट, जो सॉलिड सरफेसेस के बीच लगता है, विस्कोसिटी के बारे में, विस्कस फोर्सेस के बारे में, राइट। पहला सिमिलरिटी तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ फोर्सेस सर, फ्रिक्शन एज वेल एज विस्कोसिटी, दोनों क्या करता है, दोनों रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है मैं तुमको बता देता हूँ कि बोथ द फोर्सेस का जो ओरिजिन है, चाहे वो सॉलिड फ्रिक्शन हो चाहे वो विस्कस फोर्स हो, बोथ ऑफ देम आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों फोर्सेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एटम्स एटम्स के बीच लगता है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, ये दोनों सिमिलरिटी। इज दैट क्लियर, फाइन, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस। चलो एक दो तो बोलना ही चाहिए तुमको, डिफरेंस बिटवीन, हाँ क्या क्या मज़ेदार तूने डिफरेंस बताइए, तो पता ही नहीं था मेरे को कि फ्रिक्शन तो सॉलिड्स में लगता है और विस्कोसिटी, लेकिन मेरे स्कूल में ना जब छोटा था तो मेक द सेंटेंसेस आता था, मेक द सेंटेंसेस, एक वर्ड दे देते थे और बोलते थे मेक द सेंटेंस। जब उस वर्ड का मतलब पता नहीं चलता था, राम डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस, वही वर्ड लिख देता था, टीचर कार्ड नहीं पाता था। तूने याद दिला दिया आज उस दिन का, बाय।
चलो गिव मी सम प्रॉपर डिफरेंसेस बिटवीन। चल बढ़िया। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे विस्कस फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड, याद है ना, फ्रिक्शन का जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन, उसमें भी एरिया नहीं आता। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। सेकंड डिफरेंस, हाइट। हाइट मतलब ये भी सही बताओ, पढ़ के आया हुआ है क्या? पढ़ा हुआ है क्या ये सब? सेकेंडली जो बोला तो ठीक है ना, पढ़ के तो एटलीस्ट बोल रहा है, तुझे जो पढ़ाने के बाद भी नहीं बोल पाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा देखो यहाँ पर जो, सॉरी मिटा दिया, विस्कस फोर्स जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, नहीं करता? जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। मतलब सीधा सीधा अगर मैं टेक्निकली बोलना चाहूँ, जो विस्कस फोर्स है सीधा तेरा पार्टनर भी लटका हुआ है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा है केमिस्ट्री में? देखो जो विस्कस फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेक्निकली वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे इमेजिन करने बोला मैंने? वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा मतलब दोनों लेयर्स के बीच, दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच का रिलेटिव मोशन भी ज़्यादा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? अभी अगर मेरे पास ये बक्सा है और अगर मैं इस बेंच को के ऊपर से 1 मीटर पर सेकंड से घिसूँ या 100 मीटर पर सेकंड से घिस दूँ, इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो तो सेम ही लगेगा कि ये सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर कितना फास्ट रिलेटिवली मूव कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। फिर से अगर इसको मैं 1 मीटर पर सेकंड से मूव करवाता हूँ या इसी टेबल के ऊपर 100 मीटर पर सेकंड से मूव करा दूँ, इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है दैट इज म्यू के इंटू एन, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं है। लिक्विड के केस में तुम जितना फास्ट मूव कराओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। वो रॉकेट वाला एग्जांपल याद है ना, जब रॉकेट स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है वो लाल हो जाता है पूरा, लेकिन हम जब हवा से ट्रैवल करते हैं हम लाल नहीं हो जाते, बिकॉज हमारा रिलेटिव मोशन क्या कम है, तो उतना विस्कस फोर्स नहीं लगता। इज दैट क्लियर? ओके। सॉलिड फ्रिक्शन जो है, सॉलिड सरफेस वाला फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है, और इस विस्कस फोर्स के फॉर्मूला में कोई नॉर्मल का इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इज दैट क्लियर? आई थिंक सो। कितना डिफरेंसेस हमने अब तक डिस्कस कर लिया? 3। लास्ट डिफरेंसेस कि फ्रिक्शन जो है अगर रिलेटिव मोशन ना भी हो तब भी लगता है। इज दैट करेक्ट? अगर फ्रिक्शन, अगर दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन ना भी हो तब भी फ्रिक्शन लग सकता है। इसमें डाउट क्या है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन, इस बेंच को मैं खींच रहा हूँ, ये मूव कर रहा है क्या? इज देयर एनी रिलेटिव मोशन? डज इट मीन देयर इज नो फ्रिक्शन? देयर इज फ्रिक्शन, राइट? क्योंकि अगर मैं इसको खींच रहा हूँ और ये मूव नहीं कर रहा, मतलब माई फोर्स हैज बीन बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। याद करो यार, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए, स्टैटिक फ्रिक्शन उसी को कहते हैं। तो इवन दो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और व्हाट अबाउट फोर्स ऑफ विस्कोसिटी? अगर रिलेटिव मोशन ना हो तो dv बाई डी वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dv बाई डी वाई अगर 0 हो गया तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज द रीजन स्टैटिक लिक्विड पे कभी भी विस्कस फोर्स नहीं लगता। हमेशा लिक्विड को फ्लो करना पड़ेगा तभी जाके विस्कस फोर्स लग सकता है। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन, सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करें, सिर्फ टेंडेंसी होना काफ़ी है। मैंने जब ये डिस्कशन चालू किया था आज के क्लास में, मैंने कहा था कि क्या होना काफ़ी है? सिर्फ टेंडेंसी होना काफ़ी है। डज दिस बेंच हैज़ नाउ ए टेंडेंसी टू मूव ओवर द फ्लोर? यस। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आ जाता ही। सो टेंडेंसी होना काफ़ी है, फ्रिक्शन लग जाएगा सॉलिड्स के केस में। लेकिन लिक्विड के केस में द लिक्विड्स हैव टू फ्लो, द लिक्विड्स हैव टू हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कॉन्टैक्ट सरफेसेस, तभी जाके विस्कस फोर्स लग सकता है। कोई डाउट? क्लियर है ना? सिंपल तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना? सो दिस आर द डिफरेंसेस। इसको पॉज करो। ओके फाइन फाइन। ये तो बस बताना है इसलिए बता रहा हूँ, राइट? ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? डेकापॉइस। सीजीएस यूनिट क्या है? पॉइस। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस। अगर ईटा का एमएलटी के फॉर्म में निकालना चाहते हो, निकालना तो आता ही है, फॉर्मूला से निकाल पाओगे ना? एफ इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी वाई, वहाँ से निकाल लेना, ठीक है ना? ये तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इसका आइडिया थोड़ा सा मैं दे चुका हूँ। कोकोनट ऑयल ठंडे दिनों में जम जाता है, उसको हम गर्म कर देते हैं तो आराम से फ्लो करना चालू करता है।
फ्लो को अपोज कौन करता है? विस्कस फोर्स अपोज करता है। तो अगर मैं उस कंटेनर को गर्म कर देता हूँ, गर्म करने के बाद वो तेल बहुत आसानी से निकलना चालू करता है, इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि विस्कस फोर्स क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स टेम्परेचर और विस्कस फोर्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। और हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और ये पाया गया है, देखो मैं जो भी लिखता हूँ ना, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, इसका प्रूफ नहीं होता। तो स्टडीज़ के बाद पाया गया है कि ईटा और टेम्परेचर के रिलेशन कुछ ऐसा होता है, राइट? ईटा इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर। मतलब सीधा सीधा बोला जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईटा डिक्रीज करेगा, ईटा डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, सबने देखा है, गरम किया, तेल आराम से फ्लो करना चालू करता है, विच मीन्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस। बट एक्चुअली अंदर ऐसा होता क्या है कि अगर हम किसी फ्लूइड को गर्म करते हैं, ऐसा उसके अंदर होता क्या है जिसके कारण विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाता है? आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, राइट, कि एक्चुअली होता क्या अंदर। देखो थोड़ा सरफेस लेवल का ही डिस्कशन है, बट ऑल ऑफ यू विल एग्री, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे वो विस्कस फोर्स हो, दिस आर ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक लिक्विड मॉलिक्यूल ने दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है। अगर मैं इसको पकड़ के आगे लेके जाऊंगा तो ये भी इसको पकड़ के आगे लेके जाएगा, बिकॉज देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट? सो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसी को ही हम फोर्स ऑफ कोहेशन बुलाते हैं। डरो मत, नाम है फोर्स ऑफ कोहेशन। को मतलब सेम, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। बात को समझो, क्या बोला मैंने? ऑल ऑफ यू आर फ्लूइड पार्टिकल्स, राइट? ऑल ऑफ यू आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम फ्लूइड, सो देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन देम, दैट इज फोर्स ऑफ कोहेशन। को मतलब सेम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड, ठीक है ना? चलेगा? कोहेशन बोलूंगा तो डरने का नहीं, ठीक है ना? तो ये जो कोहेसिव फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी। कुछ सोच के देखो, अगर इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, जब मैं इसको पकड़ के लेके चला जाऊंगा इस तरह, ये मूव करेगी क्या? बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम। अगर ये लेयर मूव करता है और उसके साथ ये भी लेयर मूव करना चाहता है, इसका मतलब है दोनों के बीच क्या होगा? इंटरैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो बात को समझो कि विस्कॉस फोर्स का जो ओरिजिन है वो क्या है? दैट इज फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक लेयर दूसरे लेयर के बीच क्या बॉन्डिंग है। जब एक लेयर मूव करना चाहता है, वो नीचे वाले लेयर को क्या करेगा? खींच के अपने साथ लेके जाएगा। कम ऑन, इसको खींचूंगा तो ये किधर जाएगा? ये भी इधर ही जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा? अभी ये लेयर जो है और ये लेयर जो है, इनके बीच अगर कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये निकल के चला जाता, ये अपनी जगह पर बैठा रहता। फील करो चीज़ को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो दो लेयर्स के बीच क्या है? देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, एंड दैट इज द रीज़न अगर हम एक लेयर को डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरा लेयर भी डिस्टर्ब हो जाता है, मूव करना चाहता है। बात को समझ में आया? अभी अगर मैं इस लिक्विड को गर्म कर दूँ, ऑल ऑफ यू आर लिक्विड पार्टिकल्स, राइट? गर्म हो गया, so what is going to happen? The energy of the system is going to increase. If the energy of the system increases, what will happen to the spacing between the atoms and molecules? It will increase. If the spacing increases, what will happen to the intermolecular attraction? Spacing increase करेगा तो intermolecular attraction क्या करेगा? Decrease करेगा, distance बढ़ेगा यार। तो intermolecular attraction क्या करेगा? Decrease करेगा। Force of cohesion क्या करेगा? तो force of viscosity क्या करेगा? डिक्रीज करेगा यार। मतलब जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर, कोई डाउट प्रॉब्लम हो रहा है? इट्स वेरी सिंपल। अगर दो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगा। और मुझे पता है कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होता है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ कोहेशन होता है, उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होता है। तो अगर दोनों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ही बढ़ गया, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही घट गया, फोर्स ऑफ कोहेशन ही घट गया, तो एक दूसरे के साथ उतना भी इंटरैक्शन नहीं होगा। तो व्हाट विल हैपन टू द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी? कम ऑन, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। फिर से इंक्रीज बोला किसी ने? तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड दैट इज द रीजन वो लिक्विड क्या होता है? बहुत आसानी से फ्लो करना चालू करता है। ठीक है?
इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? फिर से गर्म क्या, टेम्परेचराइज किया, हर एटम्स मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ गया, दोनों के बीच का स्पेसिंग बढ़ गया, स्पेसिंग बढ़ने से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, कोहेशन डिक्रीज हो जाएगा, और यही कोहेसिव फोर्स तो विस्कस फोर्स होता है। तो विस्कस फोर्स घट जाएगा, तो जब वो लिक्विड फ्लो करना चाहेगा उतना ऑपोजिशन उसको मिलेगा नहीं, और वो तेल आराम से कंटेनर से निकल जाता है। सो दिस इज द कहानी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इज दैट क्लियर? या आई कैन सिद्धार्थ इस तरफ, एवरीवन दिस साइड। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सबसे पहले ए प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लेट है राइट, इसके एरिया में ए मान लेता हूँ, वैल्यूज हम बाद में पुट करेंगे। इस प्लेस्ड ऑन अपर सरफेस ऑफ ए कैस्टर ऑयल, इस टेबल पे ऐसा कैस्टर ऑयल है राइट, इसके टॉप सरफेस से इस प्लेट को रखा गया है, और इस कैस्टर ऑयल का थिकनेस कितना दिया हुआ है, 2 mm थिक राइट। एक काम करता हूँ, इसको मैं डी बोलता हूँ। सो दिस इज डी इक्वल टू 2 mm थिक। इज दैट क्लियर? ईटा का वैल्यू दिया हुआ है 15.5 पॉइंट्स। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स नेसेसरी टू मूव द प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इस प्लेट को मूव कराने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस प्लेट विल मूव फॉरवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि इस प्लेट के साथ जो लेयर इमीडिएट कांटेक्ट में होगा उसका भी स्पीड 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, और कैस्टर ऑयल का जो लोएस्ट लेयर है जो कि टेबल के साथ कांटेक्ट में है, वो टेबल जैसा ही उसके पास वेलोसिटी होगा, वो लेयर रेस्ट में रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो दिखते में कैसा होगा? इस वाले लेयर का कितना होगा? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? और इस वाले लेयर का कितना होगा? 0। और इसका अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं तो दिखने में कुछ ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? इसको मैं v बोल देता हूँ। फाइन। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन दिस केस? दैट इज v minus 0 डिवाइडेड बाई d, है ना? चेंज इन वेलोसिटी कितना? v minus 0 डिवाइडेड बाई हाइट कितना हो गया? d हो गया। दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, अगर हम F4 से खींचेंगे तो ये लिक्विड इस प्लेट पे पीछे की तरफ, इस तरफ विस्कस फोर्स लगाएगा। ये F किसका F है? ये हमारा F, हमने इसको खींचा है, और ये पीछे क्या लगा है? विस्कस फोर्स। और ये अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। याद है ना? नेट फोर्स 0 does not mean that the object will be at rest always. If a body is moving with constant velocity, it also means that the net force is what? 0. That means हमारा applied force and viscous force दोनों का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? Same. So in this case, F by the external agent is equal to force of viscosity, और उसका वैल्यू कितना होगा? eta A dv by dy, that is what? v by d, है ना? dv by dy की जगह हमने क्या लिख दिया? वेलोसिटी ग्रेडियंट, that is what? v by d. Is that clear? अभी जब तुम F एक्सटर्नल का वैल्यू निकालोगे, बी केयरफुल, वैल्यू ढंग से पुट करना है। ये पॉइंट्स दिया हुआ है, ये CGS यूनिट है, 2 मिलीमीटर भी CGS यूनिट है, 3 सेंटीमीटर भी CGS यूनिट है। समझ में आया? तो यूनिट्स ढंग से पुट करना, और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से तुमको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगेगा तुमको उस प्लेट को 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करवाने के लिए। इज दैट क्लियर? अभी बिना डायग्राम बनाए जिस फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, तो कभी फील ही नहीं आएगा तुमको। ये तो इजी सा प्रॉब्लम इसलिए हो गया, बट तुमको देखो, जब कभी भी फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, स्टेप 1 है क्वेश्चन पढ़ना, स्टेप 2 है दिमाग में उसका मूवी चलना। समझ में आता है नहीं आता? स्टेप 1 क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट उसका मूवी चलेगा दिमाग में कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा मूव करेगा। देन अगर एक बार मूवी समझ में आ गया ना, तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप को फॉर्मूला सर्च बना देते हैं। फॉर्मूला सर्च समझ में आता है? इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? इस तरीके से कभी भी फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। हमेशा फिजिक्स में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ या कोई भी कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ दिमाग में मूवी चलना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एंड देन अपने आप विल गेट एन आंसर, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। समझ में आया? तो आज के बाद से मुझे किसी के कॉपी में बिना डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं चाहिए। जितना भी आसान डायग्राम हो तुमको बनाना है। इज दैट क्लियर? देखो मैंने कैसे करके बनाया, फील आता है नहीं आता? हाँ, मैं जब मेरे एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा ना, मैं पहले यही बनाऊंगा, उसके बाद ही ड्रॉ करूंगा।
प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, क्योंकि छोटे छोटे डायग्राम्स में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना जो हमारे थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करता है और आसान बना देगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ऐसा है, ए स्लाइडिंग फिट सिलिंड्रिकल बॉडी, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये भी सिलेंडर के शेप में है ना, ऑफ मास 1 kg ड्रॉप्स वर्टिकली डाउन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है जो और एक सिलेंडर के अंदर है, ये बड़ा सा वैसल है, लंबा वेसल है ना, इसके अंदर लिक्विड है और इसके अंदर ये जो छोटा सा सिलेंडर है ये क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। डू एग्री विद दिस? ओके, और बोला विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बात को समझो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सर इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है। एक ऑब्वियस फोर्स क्या है, उसका वेट mg जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा, वो जब उतर रहा है उसके सरफेस में, राइट, उसके सरफेस में क्या लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा, घिसने वाला फोर्स लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। टेंजेंशियल क्यों बोला, बिकॉज वो फोर्स किधर लगने वाला है, इस तरफ लगने वाला है। डू एग्री विद दिस? और ये जो मैंने एरोज बनाया है, दिस एरोज आर एक्चुअली अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो विस्कस फोर्स है ये mg को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट इज द रीजन जब बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है ना तो हमारे सर में छेद नहीं हो जाता। खुद सोच के देखो, इतना ऊपर से अगर बारिश का पानी नीचे आता है और अगर कॉन्स्टेंटली एक्सिलरेट करके आता है, राइट, सो बाय द टाइम इट रीचेस द ग्राउंड, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मोमेंटम दैट इट विल हैव। अरे लॉजिकली सोच के देखो, कभी सोचा इसके बारे में, थोड़ा बहुत तो फिजिक्स आता ही है ना। इतना लंबा डिस्टेंस अगर वो एक्सिलरेट करके नीचे आए एंड बाय द टाइम दे रीच द ग्राउंड, कैन यू इमेजिन द वेलोसिटी दे विल हैव। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक वक्त के बाद उनका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। कौन कांस्टेंट करवाता है, जो ड्रैग फोर्स है ना आयुष, ये जो ड्रैग फोर्स है ना वो क्या करता है, mg को बैलेंस कर देता है, उसके बाद वही कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आता है। अगर ये ड्रैग फोर्स नहीं होता तो बारिश का पानी ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते गोली बन जाता है प्रॉपर, इतना स्पीड से आता है, ठीक है ना। अच्छा, नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। तो फर्स्ट थिंग, इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना। ओ इधर, दिस इज mg, इज दैट क्लियर। और ऐसा इसके सरफेस में ड्रैग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, सरफेस के अलावा। कौन सा सरफेस, कर्व सरफेस। कौन सा सरफेस, कर्व सरफेस। मतलब ड्रैग फोर्स लगने के लिए जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द ड्रैग फोर्स। mg का वैल्यू हमको पता है, ड्रैग फोर्स का वैल्यू निकालना है तो ईटा a dv/dy, ईटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एरिया हमको पता है 2πr/l, है ना। ये पिंक कलर का एरिया कितना होगा, जस्ट इमेजिन करो, ये कर्व सरफेस को, ये जो कर्व सरफेस है इसको काट के खोल दो तो रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा। रेक्टेंगल का ये लेंथ कितना होगा 2πr, और ये लेंथ कितना होगा l। एरिया तो हमको पता है, लेकिन हमको हमारे सामने जो चैलेंज है दैट इज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात को समझो। तो देखो, ये कंटेनर का वेसल है, राइट, दिस इज द वेसल ऑफ द कंटेनर एंड दिस आर द लेयर्स ऑफ लिक्विड। इज दैट क्लियर? ये खुद अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये जो लिक्विड का लेयर है ये भी कितने से जा रहा होगा, 5। और ये जो लिक्विड का लेयर है जो कि तुम्हारे वेसल के साथ कांटेक्ट में है वो रेस्ट में रहेगा। तो वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा, हुआ ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम बना सकते हैं, मतलब चारों तरफ वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा ही कुछ बनेगा, राइट। सो कैन आई से वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 5 से 0 बन गया, और कितने डिस्टेंस में बना, इतना डिस्टेंस। और इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ कितना है 14.9। 15 से 14.9 माइनस करेंगे, सो ये डिस्टेंस मिलेगा। तो ये एक डिस्टेंस कितना होगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये लेंथ जो होगा वो कितना होगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर पे है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सेंटीमीटर पे ही आएगा, मतलब CGS यूनिट में आएगा। चेंज इन वेलोसिटी कितना, 5 माइनस 0, दिस इज व्हाट, सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम नीचे क्या लिख देंगे, 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा,
सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर? बस हो गया, यहाँ पर dv by dy हमको पता चल गया, राइट? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर का जो ड्रैग फोर्स है, इन दिस केस दैट इज F सफिक्स d इज इक्वल टू व्हाट, mg। F सफिक्स d को हम ईटा a dv by dy लिख सकते हैं, दैट इज mg। तो यहाँ से अगर हमको ईटा निकालना है तो ईटा क्या होगा, mg डिवाइडेड बाई a इंटू dy by dv, मतलब dv by dy जो भी निकलेगा उसको उल्टा करके पुट कर दो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमको ईटा का वैल्यू पता चल जाए, राइट? सो दैट इज द रीजन मैं बार बार कहता हूँ कि यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, नहीं तो तुमको वेलोसिटी प्रोफाइल पता ही नहीं चलेगा, ड्रैग फोर्स कहाँ लग रहा है, कैसे फील आएगा। डायग्राम बनाओगे तब ना फील आएगा। वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम में कोई ड्रैग फोर्स, घिसने वाला फोर्स किधर लगेगा, उसके साइड वाइज सरफेस पे लगेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।